नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 12 नवंबर 2025 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम आज डिस्कस करेंगे, जैन जी जिस प्रकार से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे देखो, संडे को हमारे देश में पोल्यूशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ और एकदम से सोशल मीडिया पे लोग पहले बातचीत करने लगे, गुस्सा जाहिर करने लगे और फिर जंतर मंतर पर इकट्ठा भी हुए। तो जो जैन जी के प्रोटेस्ट का तरीका है ना, उस पे ये आर्टिकल है। अच्छा आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे, इंडिया की साइंस ने नोबेल लॉरिएट्स क्यों नहीं प्रोड्यूस किए, मतलब इंडिया की साइंस नोबेल पुरस्कार विजेता साइंटिस्ट क्यों नहीं पैदा कर रहा है। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, लाइव स्टॉक सेक्टर से संबंधित, यानी एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, जैन जी एक्टिविज्म से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 1 में जहां एक तरफ सोसाइटी वाला टॉपिक जो है वहां से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, दूसरी तरफ जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस पॉलिटिक्स, वहां से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। और टेक वाला पार्ट है तो जीएस पेपर 3 में जो टेक्नोलॉजी है वहां से भी कुछ कुछ तो आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, बैकग्राउंड के साथ स्टार्ट करते हैं। साल 2010-11 का मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में ना कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी कल्पना लोगों ने नहीं की थी। क्या देखने को मिला? ट्यूनीशिया, इजिप्ट और लीबिया जैसे देश, जहां पे देखो जहां पे देखो डिक्टेटरशिप थी, तानाशाही थी, वो सरकारें ताश की पत्तों की तरह एक एक करके गिरने लगी। और इसको नाम दिया लोगों ने अरब स्प्रिंग। इसको नाम क्या दिया लोगों ने? अरब स्प्रिंग नाम दिया। लेकिन देखो, जो ये अरब स्प्रिंग हुई, मतलब तानाशाही सरकारों के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए और बाद में सरकारें जो गिरी, उन प्रोटेस्ट का फ्यूल क्या था? क्यों वो प्रोटेस्ट हुए थे? उस समय देखो, फेसबुक और ट्विटर नए नए ग्लोबल फोर्स बन रहे थे। इजिप्ट के केस में ना, आपको एक बात बताता हूं, वहां पे ना डिक्टेटर के अगेंस्ट एक फेसबुक पे पेज बना था, वी आर ऑल खालिद सैयद। वी आर ऑल खालिद सैयद। आप बोलोगे सर, वी आर ऑल खालिद सैयद मतलब खालिद सैयद आखिरकार था कौन कि फेसबुक पेज बनाना पड़ा कि हम सब खालिद सैयद हैं? देखो, इजिप्ट में ना खालिद सैयद एक नौजवान था जिसे पुलिस ने बुरी तरह मारा था। तो इस वजह से सभी लोग कहने लगे थे कि हमें भी मार के दिखाओ, हम भी खालिद सैयद हैं। तो उस फेसबुक पेज ने ना 4 लाख लोगों को जोड़ दिया। बहुत जल्द लोग सड़कों पर उतर आए क्योंकि उस फेसबुक पेज पे ना प्रोटेस्ट का आह्वान किया जाने लगा। यहां पे देखो, जो एकेडमिक्स है ना, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने 2 बड़ी बातें बोली। पहली बात, फेसबुक, ये तो सिर्फ मैंने आपको इजिप्ट का एग्जांपल दिया, बाकी मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज में भी ना फेसबुक और ट्विटर ने बढ़िया रोल प्ले किया लोगों को एकजुट करने में। तो पहली बात रिसर्चर्स ने ये बोली कि सोशल मीडिया ने ना कलेक्टिव एक्शन के जो बैरियर हैं उन्हें तोड़ दिया है। मतलब पहले प्रोटेस्ट के लिए ना 10 लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल होता था, अब एक पोस्ट से ना लाखों लोग जुड़ जाते हैं। तो भीड़ इकट्ठा करना किसी मुद्दे को लेके काफी ज्यादा आसान है डिजिटल मीडिया के युग में। दूसरी बात रिसर्चर्स ने ये बोली, पहली जो बात बोली थी ये होवर्ड एंड हुसैन ने बोली थी कि सोशल मीडिया ने कलेक्टिव एक्शन के बैरियर को तोड़ दिया है। दूसरी बात फ्री लोन ने बोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला सोशल मीडिया ने देखो क्रांति पैदा नहीं की, क्रांति तो पॉलिटिक्स की वजह से हुई। वहां पे ऑलरेडी बेरोजगारी थी, करप्शन था, दबाव था। सोशल मीडिया ने सिर्फ उस आग को तेज कर दिया। पॉलिटिक्स ने गाड़ी चलाई और सोशल मीडिया ने उसे एक्सेलरेट कर दिया। ये वाली बात है। तो ये पहला फेज था। लेकिन देखो, राइटर बोलते हैं अब तो सिचुएशन बल्कि और भी बदल गई है। उस समय तो सिर्फ फेसबुक और ट्विटर थे, आज तो टिकटॉक, इंस्टाग्राम, मीम्स का जमाना है। अब नया दौर है, अब जैन जी का जमाना है। जैन जी मतलब वो पीढ़ी जो देखो 1997 से लेके 2012 के बीच में पैदा हुई। मतलब शायद आप सभी लोग जैन जी में ही आते हैं ज्यादातर लोग। आपने देखो फोन के बिना दुनिया नहीं देखी, आपका तरीका अलग है। आप
आपका हथियार फेसबुक की लंबी लंबी पोस्ट नहीं है, आपका हथियार है, हमारे देश में तो टिकटॉक नहीं है खैर, लेकिन यूट्यूब पे शॉर्ट्स हैं, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स हैं। कहने का मतलब है जेनजी का जो हथियार है ना, शॉर्ट्स, रील्स, बिल्कुल छोटा शार्प वायरल कंटेंट। और आपका टूल जानते हो क्या है? आपका टूल है सटायर, मतलब व्यंग्य। आप मीम्स के थ्रू और हंसी मजाक में सिस्टम पर सबसे गहरी चोट करते हो। आर्टिकल देखो हमें दो जबरदस्त एग्जाम्पल देता है, एक मोरक्को का, एक नेपाल का। मोरक्को में क्या हुआ, वर्ल्ड कप का ना जश्न बन रहा था, सरकार ढेर सारा पैसा खर्च कर रही थी वर्ल्ड कप के जश्न में, लेकिन उसी देश में ना हॉस्पिटल्स में दवाई नहीं है, नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। तो जेनजी ने क्या किया, उन्होंने वायरल वीडियोस बनाए। वो वीडियोस दिखाते थे कि एक तरफ जश्न मन रहा है, दूसरी तरफ बदहाली है। और प्रोटेस्ट में ना एक अजीब सा झंडा दिखा। वो झंडा क्या था? वन पीस फ्लैग। मतलब एक्चुअली में ना ये कंसेप्ट जापानीज कार्टून का सिंबल था, लेकिन ये ना प्रोटेस्ट का सिंबल बन गया मोरक्को वर्ल्ड कप जश्न के अगेंस्ट। मतलब मोरक्को में करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई का सिंबल बन गया जापानीज कार्टून का सिंगल। तो इससे यह भी पता लगता है कि ग्लोबल कल्चर कैसे लोकल प्रोटेस्ट से जुड़ गया। फिर देखो नेपाल का तो चलो आप सबने देखा, मोरक्को का तो आपने नहीं देखा होगा, नेपाल का तो देखा आप सबने। नेपाल में एक टर्म वायरल हुआ, नेपो किड्स। जैसे देखो हमारे यहाँ पे नेपोटिज्म की बात होती है ना, वहां पे नेपो किड्स के वीडियो वायरल हुए। वीडियोस में दिखाया गया कि कैसे नेताओं और बड़े अफसरों के जो बच्चे हैं वो लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बड़ी गाड़ियां, महंगे क्लब्स, जबकि नेपाल के आम नौजवान क्या जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 20% यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड हैं, देश रेमिटेंस से चल रहा है। तो इन रील्स से, नेपो किड्स की रील्स ने ना इतना गुस्सा पैदा किया कि लोग सड़कों पर आ गए और वहां के प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भागना पड़ा। समझ गए? तो ये है आज के जेनजी का एक्टिविज्म, रील्स के माध्यम से, मीम्स के माध्यम से। एक सर्वे बताता है जेनजी का 66% एक्टिविज्म डिजिटल है। और मुद्दे क्या हैं? मुद्दे हैं महंगाई, हेल्थ केयर और घर, मतलब बिल्कुल बेसिक जरूरतें। और ये सिर्फ देखो दो देशों की बात नहीं है, ये सिर्फ दो देशों की बात नहीं है, मोरक्को की, नेपाल की। आप यूएसए का एग्जांपल ले लीजिए। यूएसए में 2020 में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन चला। टिकटॉक ने ना 15 से 26 मिलियन प्रोटेस्टर्स को ना सड़कों पर ला दिया। आप श्रीलंका की बात कर लीजिए 2022 में, वहां पे एक प्रोटेस्ट चला जिसका नाम था अरागालया। ये देखो अरागालया। इस प्रोटेस्ट की वजह से ना, मतलब ये तब हुआ था जब श्रीलंका बैंकरप्ट हुआ। 70% जो कोऑर्डिनेशन है ना वो फेसबुक से हुआ। राजपक्षे परिवार को देश छोड़ के भागना पड़ा। आप बांग्लादेश का एग्जांपल ले लीजिए। अभी हाल ही की बात है, ये तो पिछले साल की बात है। कोटा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए। मतलब 1971 के जो वार वेटरन्स थे उनके परिवारों को कोटा दिया गया था। शेख हसीना की सरकार गिर गई क्योंकि कोटा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए थे। सब कुछ व्हाट्सएप से कोऑर्डिनेट हुआ। आप ईरान का एग्जांपल ले लीजिए। हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट हुए। महसा अमीनी एक महिला जिन्होंने हिजाब वगैरह पहना था, तो उनकी मौत हुई क्योंकि सरकार ने सख्त एक्शन उनके खिलाफ लिया था। तो प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन इंस्टाग्राम की रील्स के थ्रू वीडियो बाहर आते रहे। आप पैटर्न देखो सारा, हर जगह टूल्स अलग, हांगकांग में टेलीग्राम, मंगोलिया में डिस्कॉर्ड, लेकिन तरीका एक, क्या? डिजिटल मोबिलाइजेशन। समझ गए? तो क्या सब कुछ अच्छा है? मतलब सोशल मीडिया एक जादुई छड़ी है जो लोगों को जोड़ देती है, लेकिन देखो हमें तो क्रिटिकल एनालिसिस करना है। यूपीएससी में हमें क्रिटिकल एनालिसिस करना होता है, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं, नेगेटिव पॉइंट्स भी, सब कुछ बाद में बैलेंस सा कंक्लूजन, सब कुछ हमें करना पड़ता है। तो आर्टिकल कहता है देखो सोशल मीडिया ना कलेक्टिव एक्शन की प्रॉब्लम्स को तो सोल्व करता है। जब आपको ये लगता है कि मैं अकेला प्रोटेस्ट करूंगा तो पिट जाऊंगा, तब सोशल मीडिया आपका सहयोग करता है, लाइक माइंडेड लोगों को एक साथ जोड़ता है जो परेशान हो चुके हैं। लेकिन देखो इसके खतरे भी हैं। खतरे क्या हैं? सबसे पहले है एल्गोरिथम का जाल। आपको क्या लगता है ये जो मेटा है, फेसबुक या बाइट डांस है यानी टिकटॉक, इनको आपके प्रोटेस्ट से प्यार है
नहीं, उन्हें प्यार है एक चीज से, एड रेवेन्यू। उनके एल्गोरिथम आपको वही दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। अगर देखो आप एक विचार को सपोर्ट करते हैं, आपको वही विचार 1000 गुना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। मतलब रिकमेंडेशंस में वीडियो आने लगती हैं, रिकमेंडेशंस में रील आने लगती हैं। आप एक इको चैम्बर में फंस जाते हो। इको चैम्बर मतलब गूंजने वाला कमरा। आपने कुछ बोला, वही चीज आपको बार बार सुनाई देती है। तो इससे ना समाज में पोलराइजेशन बढ़ता है। जैसे हम यूपीएससी से जुड़े जो लोग हैं, वो देखो पॉजिटिव पिक्चर, नेगेटिव पिक्चर, पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स सब देखते हैं, तो हमारी ओपिनियन बैलेंस्ड बनती है, हम रैशनल पर्सन बन जाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया ऐसा नहीं करता। सोशल मीडिया एक ही तरह का व्यू दिखाता है बार 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 बार, तो वो पर्सन्स जो हैं वो पोलराइज हो जाते हैं उसी व्यू के पक्ष में। सोशल मीडिया आपको ये नहीं दिखाता कि चलो पॉजिटिव दिखा दिया है तो अब मैं आपको थोड़ा नेगेटिव भी दिखा दूं। नहीं, सोशल मीडिया वही आपको दिखाएगा जो आप देखना चाहते हो, बस वो बढ़ा चढ़ा के दिखाएगा। सॉरी। दूसरा यहां पे दिक्कत है मिस इन्फॉर्मेशन की। देखो डिजिटल भीड़ को ना कंट्रोल करना मुश्किल है। बांग्लादेश में क्या हुआ, कोटा प्रोटेस्ट के दौरान ना डीप फेक्स का जम के इस्तेमाल हुआ, नकली वीडियो से दंगे भड़क गए। हांगकांग और फिलीपींस में ना डॉक्सिंग हुई। डॉक्सिंग मतलब प्रोटेस्ट के खिलाफ बोलने वालों की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक कर दी गई। ये खतरनाक है। देखो नेपाल में प्रोटेस्ट जब बैन हुआ ना, तो ऑनलाइन आग लगाने की बातें हुई। मतलब आग लगा दो, इसकी आग लगा दो, लगाई भी गई नेपाल में प्रोटेस्ट के दौरान बहुत सारी जगहों पर आग। तो मतलब ये जो डिजिटल मीडिया है ना, ये एक्टिविज्म में तो सहयोग करता है, लेकिन ये कैओस क्रिएट कर देता है। ये दूसरी दिक्कत है। अब तीसरी दिक्कत की बात करते हैं। तीसरी दिक्कत है साइबर यूटोपियनिज्म। साइबर यूटोपियनिज्म, देखो एक बहुत बड़े थिंकर है जिनका नाम है मोरोजोव। मोरोजोव, उनकी एक किताब है, किताब का नाम है नेट डिल्यूजन। 2011 में ये किताब आई थी, नेट डिल्यूजन। इस बुक में ना मोरोजोव ये चेतावनी देते हैं कि ये जो साइबर यूटोपियनिज्म है, साइबर यूटोपियनिज्म मतलब ये सोच कि इंटरनेट आएगा और सब आजाद हो जाएंगे। मोरोजोव कहते हैं ये सिर्फ एक आइडियल सोच है, असल में ऐसा नहीं होता। समझ गए? साइबर यूटोपियनिज्म का मतलब कि लोग ये सोच कि इंटरनेट आएगा और सब कुछ आजाद हो जाएगा। नहीं, ये सिर्फ आपके ख्याली पुलाव हैं। सरकारें आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं, वो इन्हीं टूल्स को सर्विलियंस के लिए इस्तेमाल करती हैं। नेपाल में यही हुआ। प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने एंटी करप्शन के नाम पर नए कानून लाए और एक्टिविस्ट पर निगरानी बढ़ा दी। तो सोशल मीडिया देखो एक दो धारी तलवार है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में राइटर क्या बोलते हैं? नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, जब देखो जेनजी प्रोटेस्ट करती है ना, तो सरकार का पहला रिएक्शन क्या होता है? इंटरनेट बंद कर दो। नेपाल ने टिकटॉक बैन कर दिया। बहाना क्या बनाया? इन्होंने टैक्स नहीं भरा हमारे देश में। लेकिन असलियत में उन्होंने लोगों की आर्थिक लाइफलाइन काट दी थी, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग इंटरनेट से पैसा कमा रहे थे, टिकटॉक से पैसा कमा रहे थे। तो इससे गुस्सा नहीं हुआ बल्कि लोकल लोगों का, बल्कि गुस्सा और ज्यादा रेडिकलाइज हो गया। मोरक्को ने क्या किया? मोरक्को ने स्पीड कम कर दी, इंटरनेट की स्पीड कम कर दी, लोगों को अरेस्ट किया गया। इंडोनेशिया में क्या किया गया? इंडोनेशिया में जब प्रोटेस्ट हुआ तो फिर गिग वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया था तो उनके ऊपर एक्शन लिया गया। लेकिन क्या बैन करना सॉल्यूशन है? आंसर है नो। बैन करना देखो हमेशा बैकफायर करता है। इससे प्रोटेस्ट कंट्रोल नहीं होता बल्कि और ज्यादा बढ़ जाता है। एक ब्रूकिंग की रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बोला गया था, देखो ऑनलाइन हल्ला तो ज्यादा होता है, मतलब नॉइस ज्यादा होता है, बट एक्शन नहीं होता है। इससे चीजें बदलती नहीं है जब तक जमीन पे संगठन नहीं होता। ऑनलाइन नॉइस से काम नहीं चलता जब तक देखो जमीन पे संगठन नहीं है, तो कुछ बदलता नहीं है। इसे बोलते हैं स्लैक्टिविज्म। बट राइटर बोलते हैं ये पूरी तरह सच नहीं है। नेपाल और बांग्लादेश में सरकारें हिल गई, मेडागास्कर में तो सरकार गिर भी गई। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन हल्ला मचाने से कुछ बदलता नहीं है। समझ गए? तो सॉल्यूशन क्या है? पॉइंट्स पे आते हैं। अब सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले देखो सरकार को यह समझना होगा कि ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना,
अब पब्लिक यूटिलिटी जैसे बन गए हैं, जैसे बिजली पानी ये पब्लिक यूटिलिटी है ना, वैसे ही ये ट्विटर फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये पब्लिक यूटिलिटी जैसे बन गए हैं। आप इन्हें बंद नहीं कर सकते, आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा। दूसरा, स्मार्ट रेगुलेशन, जैसे ईयू मॉडल है। यूरोपियन यूनियन का जो डिजिटल सर्विसेज एक्ट है ना, ये एक अच्छा मॉडल है। ये प्लेटफॉर्म्स को ना एल्गोरिथम ट्रांसपेरेंसी के लिए मजबूर करता है। आप बताइए कि आपका एल्गोरिथम कैसे काम करता है। तो इससे ना सेंसरशिप भी नहीं होती और अकाउंटेबिलिटी भी रहती है। तीसरा है डायलॉग, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन। सरकार, प्लेटफॉर्म्स और सिविल सोसाइटी, मतलब तीनों को मिलकर बैठना होगा और प्रोटेस्ट पैरिटी बनानी होगी। क्योंकि देखो अभी ना, अब आपको पता है लोग ना ऑनलाइन प्रोटेस्ट करते हैं। ऑनलाइन प्रोटेस्ट में भी जो शहर के लोग हैं ना, वो ज्यादा हिस्सा लेते हैं, क्योंकि डिजिटल डिस्पैरिटी भी है। एलीट लोग डिजिटल मीडिया का यूज करते हैं, वो प्रोटेस्ट ज्यादा करते हैं, जबकि गांव के जो लोग हैं वहां पे कई इंटरनेट भी नहीं है। इंटरनेट है तो उन्हें चलाना नहीं आता, चलाना आता है तो वो उतना इश्यूज के बारे में उन्हें पता नहीं होता। तो प्रोटेस्ट में भी डिस्पैरिटी है। तो सरकार को बैन करने की जगह क्या करना चाहिए, डिजिटल लिटरेसी में इन्वेस्ट करो। और सरकार प्लेटफॉर्म से ये बोले कि आप यहाँ पे पैसा कमा रहे हो तो यहाँ के लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट भी कीजिए, जैसे डिजिटल लिटरेसी है या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ये सारी चीजें। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में क्या मॉडल है। हम देखो हाल ही में ना आईटी रूल्स लेके आए थे। हम आईटी रूल्स 2021 लेके आए थे। इन पर बहुत बहस भी हुई, कहा गया कि ये सेंसरशिप है। सरकार ने बोला ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए है। अब हम डिजिटल इंडिया एक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लास्ट में कंक्लूजन में राइटर ये बोलते हैं, देखो आपका जो एक्टिविज्म है ना, जो ये ऑनलाइन होता है, ये क्या है, ये फिजिटल है। ये क्या है, फिजिटल। 2030 तक जेन जी दुनिया की 40% आबादी होगी। मतलब आप लोग यानी जेन जी आने वाले समय में दुनिया चलाने वाले हो, और आपका एक्टिविज्म फिजिटल होगा। फ्यूचर में एआई होगी, डीप फेक्स होंगे, बोट्स होंगे जो हैशटैग्स और आर्टिफिशियल ट्रेंड करवाएंगे, और स्प्लिंटर नेट भी होंगे। मतलब एक ग्लोबल इंटरनेट नहीं, बल्कि अलग अलग देशों के अपने वर्ल्ड इंटरनेट होंगे, जैसे चाइना का अलग से, नेपाल का अलग से। मतलब आने वाला वर्ल्ड तो देखो और ज़्यादा फ्रेगमेंटेड होने वाला है। तो डिजिटल प्रोटेस्ट आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं। हमारे देश में भी ये संडे को जो प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में, पहली बार पोल्यूशन के अगेंस्ट ढंग से प्रोटेस्ट हुआ। इसमें भी मीम्स वगैरह काफ़ी शेयर किए गए और डिजिटली लोग इकट्ठा हुए, बाद में जंतर मंतर पर आए। तो आने वाले समय में ये सारी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, वाई इंडियन साइंस फेल्स टू प्रोड्यूस नोबेल लॉरिएट्स। मतलब हमारी जो साइंस है वो नोबेल पुरस्कार विजेता पैदा क्यों नहीं कर पा रही है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सवाल आप समझ गए। अब आप सोचिए 1930 में ना, जब हम गुलाम थे, सर सीवी रमन को फिजिक्स में नोबेल मिला उनकी रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए। आज देखो हमें आजाद हुए ना 75 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। हम मार्स तक पहुंच गए, हमने वैक्सीन्स बना दी, लेकिन पिछले 90+ सालों में ना एक भी इंडियन साइंटिस्ट जो इंडिया में काम कर रहा हो उसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। हाँ देखो, इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट को जरूर मिला, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वेंकटरमन, रामकृष्ण। लेकिन ये सब लोग काम कहां कर रहे थे, यूएस में, यूके में। तो ये चीजें तो देखो, इससे तो बल्कि हमारा ब्रेन ड्रेन दिखता है कि इंडियन ओरिजिन के जो साइंटिस्ट हैं वो नोबेल पुरस्कार जीत रहे हैं, बट ऐसे साइंटिस्ट इंडिया के जिन्होंने इंडिया में काम किया हो वो नहीं जीत रहे हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि इंडिया से नोबेल पुरस्कार विजेता क्यों नहीं निकल रहे हैं। तो आपके मन में जो सबसे बड़ा जो जवाब आएगा ना, सबसे पहले जवाब आएगा, यही आएगा, अरे सर पैसा नहीं है, सरकार R&D पे खर्च नहीं करती। देखो ये बात गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कोई भी देश कितनी तरक्की करेगा ये उसके R&D स्पेंड पे डिपेंड करता है। और इंडिया अपनी GDP का सिर्फ 0.7% जो है वो खर्च करता है R&D पर, सिर्फ 0.7%। और इजराइल कितना खर्च करता है, इजराइल अपनी GDP का ना
इजराइल अपनी जीडीपी का 5.5% खर्च करता है आरएनडी पे। साउथ कोरिया कितना खर्च करता है? साउथ कोरिया अपनी जीडीपी का 4.9% रिसर्च पे खर्च करता है, और चाइना अपनी जीडीपी का 2.4% रिसर्च पे खर्च करता है। तो आर्टिकल ये कहता है हमें देखो ये खर्चा बढ़ा के ना 3% ऑफ जीडीपी तक ले जाना होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जो राइटर हैं वो ये बोलते हैं, क्या सिर्फ पैसों की प्रॉब्लम है? और क्या सिर्फ पैसों की ही प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम है? अगर हमने रिसर्च के लिए पैसा बढ़ा दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं। अगर देखो मैं 10 गुना पैसा बढ़ा भी दूं ना, मतलब सरकार, मैं तो क्या ही बढ़ाऊंगा, सरकार रिसर्च पे 10 गुना पैसा बढ़ा भी देना, लेकिन सिस्टम सड़ा हुआ है, पुराने वाला ही है, तो क्या रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। तो असली क्राइसिस राइटर के अनुसार पैसों का नहीं है, पैसे प्रॉब्लम जरूर हैं, असली क्राइसिस है लीडरशिप का, असली क्राइसिस है विजन का। एक बहुत पावरफुल लाइन राइटर बोलते हैं, ऐसी लीडरशिप जो देखो कंट्रोल को प्रायोरिटी दे क्रिएटिविटी के बजाय। हमारे देश में लीडरशिप कंट्रोल पे ज्यादा प्रायोरिटी देती है, पैसों का कंट्रोल, हर चीज का कंट्रोल, क्रिएटिविटी पे प्रायोरिटी नहीं देती। तो देखो फिर ब्यूरोक्रेसी के किले बनते हैं, साइंस डेवलप नहीं होती। मतलब हमारे जो साइंस के मंदिर है ना, वो मंदिर नहीं, वो सरकारी किले बन गए हैं। यहां पे क्रिएटिविटी नहीं पैदा हो रही है, यहां पे कंट्रोल चलता है ब्यूरोक्रेसी का। तो राइटर बोलते हैं ये जो ब्यूरोक्रेसी के किले हैं ना हमारे देश में, जहां पे फाइलें जमा होती रहती हैं लेकिन प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल नहीं मिलता, आप झांक के देखिए इन किलों में क्या मिलता है। अबे यार ये बेकार की लाइनें हैं, मतलब आंसर्स में जो यूज करने हैं ना वो पॉइंट्स, वो मैं आपको दूंगा सिस्टमेटिक ढंग से, लेकिन कई बार आर्टिकल को समझाने के लिए, थोड़ा ऐसे के लिए ऐसी लाइनें मुझे बतानी पड़ती हैं ताकि थोड़ा आपका कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप हो, थोड़ा ऐसे में आप ऐसी ऐसी लाइनें यूज कर सको। अदरवाइज तो पॉइंट्स जो अभी आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या पॉइंट्स हैं। जैसे देखो सबसे पहले है हायरिंग क्राइसिस। सबसे पहले क्या है? हायरिंग क्राइसिस। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। साइंटिस्ट आज के समय में हायर कैसे होते हैं? देखो इंडिया में ना टैलेंटेड साइंटिस्ट की कमी नहीं है, बहुत हैं, लेकिन उनको एकेडमिक पोजीशंस यानी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉब मिल नहीं रही है, और जिनको मिल रही है उनमें से कई लोग काफी खराब और इंक्रीमेंटल रिसर्च कर रहे हैं। काफी खराब और इंक्रीमेंटल रिसर्च। आप बोलोगे सर ये इंक्रीमेंटल रिसर्च क्या होती है? बिल्कुल बताता हूं आपको। देखो रिसर्च ना दो तरह की होती है। एक होता है इंक्रीमेंटल रिसर्च, मतलब एक चीज पहले से है, आपने ना उसमें छोटा सा सुधार कर दिया। मान लो एक कार 10 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है, आपने रिसर्च करके उसे 10.5 किलोमीटर पर लीटर कर दिया, तो ये आपकी इंक्रीमेंटल रिसर्च है। जो चीज पहले से थी आपने बस छोटा सा सुधार कर दिया, ये है इंक्रीमेंटल रिसर्च। दूसरी होती है ट्रांसफॉर्मेटिव रिसर्च। आपने कुछ ऐसा बना दिया जिससे गेम ही बदल गया, जिससे पूरा गेम चेंज हो गया। जैसे आपने कार की जगह टेलीपोर्टेशन मशीन बना दी, कार की जगह आपने टेलीपोर्टेशन मशीन बना दी, नई चीज जिससे ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया। ये है नोबल लेवल रिसर्च। जो ट्रांसफॉर्मेटिव रिसर्च होती है ना वो नोबल लेवल रिसर्च होती है। लेकिन देखो हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं ना साइंस वाले, वो इंक्रीमेंटल रिसर्च से भरे हुए हैं। नई चीज ट्रांसफॉर्मेटिव रिसर्च नहीं कर रहे, कुछ नया बनाने पे नहीं रिसर्च कर रहे, बस जो पहले से है उसमें कैसे थोड़ा बहुत सुधार लाया जाए उसी पे रिसर्च कर रहे हैं। क्योंकि देखो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हायरिंग हो रही है वही अच्छी नहीं हो रही। हायरिंग में मेरिट नहीं है। हायरिंग में क्या चलते हैं? कनेक्शन चलते हैं हमारे देश में, रीजनल बायस चलते हैं। मेरे स्टेट का है, आ जाओ भाई मेरे स्टेट के हो। पैट्रोनेज चलता है, मेरी कास्ट के हो, मेरे ग्रुप के हो, आ जाओ मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन भाई मेरिट पे भी तो कभी ध्यान दो ना। रिसर्च में कौन अच्छा है, कौन ट्रांसफॉर्मेटिव रिसर्च कर सकता है, कौन नोबेल पुरस्कार जीत सकता है, आप ये भी तो देखो ना। तो जब देखो सिलेक्शन की प्रोसेस ही ट्रांसपेरेंट और फेयर नहीं है, तो आप बेस्ट लोगों को कैसे सिलेक्ट करोगे? आप क्रिकेट का एग्जांपल ले लीजिए। अगर देखो इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शंस रन और विकेट्स पे ना हो, बल्कि चाचा विधायक हैं हमारे इस बेसिस पे हो, तो फिर देखो वर्ल्ड कप कैसे जीत पाएंगे? कभी नहीं जीत पाएंगे।
तो ये पहली प्रॉब्लम है, हायरिंग प्रॉब्लम। अब दूसरी प्रॉब्लम बताता हूं आपको क्यों हमारी साइंस नोबेल लॉरिएट्स पैदा नहीं कर रही है। अब सोचिए आप, एक ब्रिलियंट यंग साइंटिस्ट इन सब हर्डल्स को पार करके हायरिंग में सिलेक्ट भी हो जाता है, सिस्टम में आ गया, तो फिर देखो उसकी लाइफ आसान नहीं है। मेरिट वाला बंदा, रिसर्चर्स आ भी गया सिस्टम में, तो भी उसकी लाइफ इजी नहीं है। लाइफ इज नॉट इजी। यहां पे उसकी असली लड़ाई शुरू होती है जब मेरिट वाला बंदा सिस्टम में आ जाता है। आर्टिकल कहता है अगर रिसर्चर को एक मशीन चाहिए, एक मशीन चाहिए, अच्छा मेरिट वाला रिसर्चर आ गया, उसको एक मशीन चाहिए, 6 महीने फाइल अप्रूव होने में लग जाती है एक मशीन लेने के लिए। उसको एक अच्छा स्टूडेंट चाहिए, उसको एक अच्छा स्टूडेंट चाहिए रिसर्चर को, तो उसके लिए तो पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, इसके बिना उसको एक अच्छा स्टूडेंट मिलेगा नहीं। उसको थोड़ी बड़ी लैब चाहिए, थोड़ी बड़ी लैब उसको चाहिए, 10 बॉसेस को गुड मॉर्निंग करना पड़ेगा अगर उसको अच्छी लैब लेनी है तो उसका जो वैल्यूएबल टाइम है, जो दिमाग उसका ट्रांसफॉर्मेटिव रिसर्च में लगना चाहिए था, वो कहां पे खर्च हो रहा है? इंटरनल पॉलिटिक्स में, ब्यूरोक्रेसी में। एक कहावत है, जब तक देखो एक बिल्ली 100 चूहे नहीं खाती ना, तब तक वो हज को नहीं जाती। मतलब समझ गए? 100 उल्टा बोल दिया, 100 चूहे खाने के बाद में बिल्ली हज को चली, ऐसी कहावत है ना। तो हमारा सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है, जब तक एक यंग साइंटिस्ट सेटल होता है ना, तब तक देखो उसकी जो इच्छा शक्ति है ना, मर गई होती है बेचारे की। मतलब वो संतुष्ट हो जाता है, यार कुछ बदलने वाला है नहीं, शुरू शुरू में मैं जोश में आया था, तब तो मुझे कुछ दिया नहीं, तो अब मेरी कुछ करने की जो तमन्ना है वो खत्म हो गई है। जो उसका बड़ा सपना था, उसका ड्राइव था, अंदर की विल थी, वो सिस्टम के चक्कर में पिस जाती है। तो ये दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है, सिस्टम किस प्रकार से दबा देता है अच्छे रिसर्चर्स को। आप में से बहुत से लोग रिसर्चर होंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आर्टिकल अच्छा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। फिर आती है तीसरी बड़ी प्रॉब्लम। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है रैट रेस। रैट रेस किस चीज की? रैट रेस है ज्यादा से ज्यादा पेपर्स पब्लिश करने की। इंडियन एकेडमिया में ना आर्टिकल कहता है कि सक्सेस कैसे मेजर होती है। इंडियन एकेडमिया में ना सक्सेस मेजर होती है इससे नहीं कि आपने जो डिस्कवरी की है उसका इंपैक्ट कितना है, नहीं। सक्सेस मेजर होती है कि आपके कितने पेपर्स पब्लिश हुए, आपको कितने अवार्ड्स या फिर मेडल्स मिले, आप कितनी कमेटीज में बैठे हो। इससे क्या होता है कि आप कितने बढ़िया रिसर्चर हों। तो इसका रिजल्ट जानते हो क्या होता है? एक साइंटिस्ट बेचारा ना, अच्छा साइंटिस्ट, वो आइडियाज के पीछे नहीं भागता, वो भागता है कमेटीज में मुझे जगह दे दो, सेरेमनीज में मुझे बुला लो, अवार्ड्स मुझे दे दो, ताकि मेरी सक्सेस इससे मेजर हो जाए। सोच के देखो, एक साइंटिस्ट जो 10 साल तक एक हार्ड प्रॉब्लम पे काम कर रहा हो, जैसे कैंसर का इलाज, हो सकता है कि 10 साल में उसका एक भी पेपर पब्लिश नहीं हुआ, क्योंकि वो बेचारा दिन रात सिर्फ इसी चीज पे काम कर रहा है कि कैंसर का अच्छे से इलाज कैसे हो। और एक दूसरा साइंटिस्ट है जो किसी ट्रांसफॉर्मेटिव आइडिया पे काम नहीं कर रहा है, वो 6 महीने में एक छोटा मोटा इंक्रीमेंटल पेपर पब्लिश कर देता है, कोई खास रिसर्च नहीं है, जो पहले से है बस उसे थोड़ा सा इंप्रूव करके दिखा देता है, सेटिंग करके अवार्ड सेरेमनीज में चला जाता है, कमेटीज में उसको जगह मिल गई क्योंकि वो चापलूसी कर लेता है। तो हमारा सिस्टम किसे रिवॉर्ड करेगा? उस साइंटिस्ट को नहीं जो बेचारा 10 सालों से कैंसर पर रिसर्च कर रहा है, उस साइंटिस्ट को करेगा जो चापलूसी करके कमेटीज में जगह पा रहा है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को ना ट्रिब्यूट देने वाली एक लाइन है, नॉट एवरीथिंग दैट कैन बी काउंटेड काउंट्स एंड नॉट एवरीथिंग दैट काउंट्स कैन बी काउंटेड। मतलब हर चीज जो गिन सकते हैं वो जरूरी नहीं, और हर चीज जो जरूरी है वो गिन नहीं सकते। हमारा सिस्टम पेपर्स गिन रहा है, लेकिन वो एक चीज को नहीं गिन पा रहा है, विजन को। वो एक चीज को नहीं गिन पा रहा है, क्रिएटिविटी को। वो एक चीज को नहीं गिन पा रहा है जो उसे गिनना चाहिए, इंपैक्ट। विजन, क्रिएटिविटी, इंपैक्ट किस साइंटिस्ट में है वो मैटर करता है, पेपर किसने पब्लिश किए वो मैटर नहीं करता है। तो राइटर सॉल्यूशन भी बताते हैं, ये सारा है, सब है, मैं थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से बता रहा हूं ना। अदरवाइज आर्टिकल में तो वो बातें हैं, माहौल बनाने की कोशिश ज्यादा होती है, माहौल फिर वो आंसर्स में कई बार यूज नहीं हो पाता है ना। मैं चाहता हूं आप आंसर्स में यूज करो ये चीजें, समझ गए? तो सारी प्रॉब्लम्स हमने जान ली, मेनली 3 प्रॉब्लम्स हैं, हायरिंग की प्रॉब्लम है, रैट रेस की प्रॉब्लम है, सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या सिर्फ अंधेरा अंधेरा है? नहीं, सॉल्यूशन भी राइटर देते हैं।
देखो, प्रॉब्लम पॉलिसीज में उतनी नहीं है जितना पॉलिसी मेकर्स में है। पॉलिसीज उतनी बेकार नहीं है जितने बेकार पॉलिसी मेकर हैं। हमारी एकेडमिया को ना कौन चला रहे हैं? पुराने लोग चला रहे हैं, ओल्ड गार्ड्स चला रहे हैं हमारी एकेडमिया को। वो रिफॉर्म की बातें तो करते हैं, लेकिन देखो बदलाव से वो डरते हैं, वो अपनी पावर नहीं छोड़ना चाहते। राइटर कहते हैं जेनजी को लीडरशिप यहां पे लेने दो। यहां पे जेनजी का मतलब वो नहीं कि ये वो लोग जो 97 से 2012 के बीच में पैदा हुए, नहीं 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 नहीं। यहां पे जेनजी का मतलब है 40-50 एज के लोग। ये देखो, साइंटिस्ट एज्ड 40 to 50, ये वो लोग हैं जो इंटरनेशनली एकम्प्लिश्ड हैं, उनमें एनर्जी है, एम्बिशन है, हिम्मत है, उनके पास ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी है। तो राइटर कहते हैं जितनी भी लीडरशिप पोजीशंस है ना, जैसे देखो डायरेक्टर्स हैं, इसके अलावा वाइस चांसलर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की हैं, उनमें से देखो एटलीस्ट 50% जो पोस्ट है ना ऐसे जेनजी को दे दो, मतलब 40 से 50 एज वाले साइंटिस्ट को दे दो, जो मैंने बताया ना, जो इंटरनेशनली एकम्प्लिश्ड है, जिनके पास एम्बिशन है, हिम्मत है, वो सारे लोग, उनको दे दो। एग्जाम्पल दिया जाता है, देखो भाभा और सारा भाई का एग्जाम्पल दिया जाता है। जब इंडिया आजाद हुआ ना, होमी भाभा ने ना क्या बनाया? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR, और हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया। विक्रम साराभाई ने हमारा स्पेस प्रोग्राम बनाया। जब ये लोग ये कर रहे थे तो 30s 40s में थे, ये यंग थे। पंडित नेहरू ने क्या किया? उन्होंने इन यंग विजनरीज पे भरोसा किया, उनको ऑटोनमी दी, उनको ब्यूरोक्रेसी से दूर रखा। रिजल्ट आज हमें देखो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, बार्क, इसरो, इन सभी संस्थानों पे गर्व है। हमें देखो वही करना है। हमें ना अपने 40 साल के साइंटिस्ट को डायरेक्टर बनाना होगा, ना कि 65 साल के रिटायर्ड लोगों को एक्सटेंशन देना जो आज हम देते हैं। तो कुल मिला के देखो, ऐसा नहीं कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, सरकार ने कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे स्टार्टअप्स वगैरह को प्रमोट करने के लिए, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, बट सरकार को थोड़ा फंडिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी में हायरिंग लानी होगी, मेरिट बेस्ड फंडिंग का प्रोविजन करना होगा, विजनरी लीडरशिप पैदा करनी होगी, तब जाके काम चलेगा। इंडिया देखो लैंड ऑफ पोटेंशियल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब तक ये रिफॉर्म नहीं आएंगे ना, तो इंडिया लैंड ऑफ डिस्कवरी नहीं बन पाएगा। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित है। आप ना सिलेबस में GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले ना आप कंटेक्स्ट समझो। कंटेक्स्ट देखो ये है, भारत के पास ना दुनिया की सबसे बड़ी लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है, यानी सबसे ज्यादा पशुओं की आबादी हमारे देश में है। कितनी? 535 मिलियन। और इनमें से देखो 535 में से 330 मिलियन तो सिर्फ गाय और भैंस हैं। और ये जो लाइव स्टॉक सेक्टर है ना, ये देखो हमारे देश की जीडीपी में ना, हमारे देश की जीडीपी नहीं, एग्रीकल्चर की जीडीपी में ना 30% कंट्रीब्यूट करता है। और ये एग्रीकल्चर से भी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है ओवरऑल। बट इस सेक्टर में ना पहले प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, क्योंकि ये सेक्टर ना हमेशा से इनफॉर्मल सेक्टर रहा है, पशुओं का सेक्टर। आपको पता ही नहीं चलता था कि कौन सा पशु किसका है, कहां से आया है। और अगर कोई बीमारी फैलती थी, जैसे फुट एंड माउथ डिजीज फैल गया, तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। पूरे के पूरे जो पशु थे उनको नुकसान पहुंचता था उस बीमारी की वजह से। और जब देखो ट्रेसेबिलिटी नहीं थी, तो ग्लोबल मार्केट आप पर भरोसा नहीं करता था। इसलिए हमारे प्रोडक्ट्स जैसे घी, मीट, ये सब ना, इनको प्रीमियम प्राइस नहीं मिलता था जो मिलना चाहिए। किसान के पास गाय तो है जो लाखों की हो सकती है, लेकिन वो देखो अनबैंकेबल एसेट था। मतलब बैंक उस गाय के ऊपर ना भरोसा करके आपको लोन नहीं देता था, क्योंकि कोई प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं था आपके पास में। तो ये सारी समस्याएं पहले थी, और इनका सॉल्यूशन क्या निकल के आया? इनका सॉल्यूशन ये है, नेशनल डिजिटल लाइवस्टॉक मिशन। ये देखो NDLM। इस नेशनल डिजिटल लाइवस्टॉक मिशन का ना एक पार्ट है भारत पशुधन प्लेटफॉर्म। नेशनल डिजिटल लाइवस्टॉक प्लेटफॉर्म का पार्ट है भारत पशुधन प्लेटफॉर्म। ये क्या है? आर्टिकल इसकी तुलना देखो UPI से करता है। UPI मान लीजिए, या फिर गवर्नमेंट मार्केट प्लेस मान लीजिए, जहां से गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, टेंडर वगैरह देती है। तो सबसे बढ़िया एनालॉजी है। जैसे देखो UPI ने ना पेमेंट्स को यूनिफाई कर दिया, और गवर्नमेंट मार्केट प्लेस ने ना सरकारी
प्रोक्योरमेंट्स को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दिया। अब जिस भी सरकारी डिपार्टमेंट को प्रोक्योर करना होता है ना, वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे बिडिंग करवाता है। तो वैसे ही देखो, भारत पशुधन प्लेटफॉर्म जो है वो पूरे एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर को ना ऑर्गेनाइज और डिजिटाइज कर रहा है। ये भारत का ना रूरल डेटा बैकबोन बना रहा है, आप कह सकते हो। क्या है मतलब, कैसे काम करता है ये भारत पशुधन प्लेटफॉर्म? ये देखो ऐसे काम करता है। ये ना सिस्टम पर पशु को ना एक पशु आधार देता है। मतलब हर एक पशु को ना 12 डिजिट की एक आईडी प्रोवाइड करता है। ये आईडी एक डिजिटल फाइल कैबिनेट की तरह है। इसमें क्या क्या स्टोर होता है? इस 12 डिजिट की आईडी में ना हेल्थ रिकॉर्ड, मतलब कब पशु बीमार पड़ा, वैक्सीनेशन हिस्ट्री, मतलब कौन से टीके लगे हैं उस पशु को, ब्रीडिंग डिटेल्स, मतलब उसकी नस्ल क्या है, क्या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हुआ है, कब हुआ है, और इवन उस 12 डिजिट की आईडी में ना प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स भी स्टोर होते हैं, कितना दूध देता है वो पशु। तो देखो आज ना 9 करोड़ 38 लाख से भी ज्यादा जो पशु मालिक है ना, इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर हो चुके हैं और हर मिनट नए ट्रांजैक्शंस ऐड हो रहे हैं। सोच के देखो, आप 12 डिजिट की आईडी से ना पशु के बारे में सारी डिटेल निकाल सकते हो, उसका हेल्थ रिकॉर्ड, वैक्सीनेशन हिस्ट्री, ब्रीडिंग डिटेल्स और प्रोडक्टिविटी यानी दूध वगैरह कितना देता है। इसके बाद देखो आर्टिकल ये बोलता है, जब देखो हमारे देश में लाइव स्टॉक की बात आती है ना, तो हमारे जहन में ना गाय भैंस यही आते हैं। लेकिन देखो ये जो मिशन है ना, नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन, इसमें ना शिप्स और गोट्स यानी भेड़ बकरियों को भी रजिस्टर किया जा रहा है। सोच के देखो, हमारे देश में ना गोट पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है और भेड़ों के मामले में, शिप्स के मामले में हम ना तीसरे नंबर पे हैं। तो ये जो छोटे पशु है ना, ये उन परिवारों की लाइफलाइन है जो सबसे गरीब हैं। राजस्थान या महाराष्ट्र कि किसी सूखे इलाके में एक किसान के लिए उसकी 5 बकरियां उसका एटीएम है, उसकी सोशल सिक्योरिटी है। जब देखो आप उन बकरियों को एक डिजिटल आइडेंटिटी दे रहे हो ना, तो आप उस गरीब से गरीब किसान को फॉर्मल इकोनॉमी में ला रहे हो। आप उस किसान को एम्पावरमेंट दे रहे हो जिसकी वो बकरियां हैं। तो ये इस मिशन का ना सबसे पावरफुल एस्पेक्ट है। तो क्या होगा इस नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन से? बहुत फायदा होगा। आर्टिकल देखो जो फायदा बताता है ना, मेनली 3 फायदे बताता है आर्टिकल। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। ट्रेस, ट्रेड एंड फार्मर, सिस्टमेटिक ढंग से थोड़ा बता देता हूं पॉइंट, ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहले ट्रेस। ट्रेस मतलब देखो, अब ना आप पशुओं को ट्रेस कर सकते हो। ट्रेस कर सकते हो तो बीमारियों को मैनेज कर सकते हो, जैसे फुट एंड माउथ डिजीज है, स्वाइन फीवर है। पहले जब बीमारियां फैलती थी ना, हम रिएक्ट करते हैं। अब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किन पशुओं में बीमारियां हो सकती हैं और किन किसानों के पास में वो पशु हैं। तो ये फायदा होगा ट्रेस कम। फिर देखो, प्लेटफॉर्म ना एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये डिजीज की आउटब्रेक को भी प्रेडिक्ट कर सकता है कि ये डिजीज फैल सकता है। इवन देखो ये जो प्लेटफॉर्म है ना पशुधन वाला, ये वन हेल्थ अप्रोच के मिशन को भी फुलफिल करता है। वन हेल्थ अप्रोच क्या है? वन हेल्थ अप्रोच कहती है कि इंसानों की हेल्थ, पशुओं की हेल्थ और इन्वायरमेंट की हेल्थ यानी पेड़ पौधों की हेल्थ, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे कोविड-19 जूनोटिक डिजीज से फैला, पशुओं से इंसानों में आया। तो ना अगर हमें इंसानों की हेल्थ पे ध्यान देना है तो पशुओं की हेल्थ और पेड़ पौधों की हेल्थ पे भी ध्यान देना ही पड़ेगा। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना पशुधन प्लेटफॉर्म, ये तीनों का डेटा को आपस में लिंक करता है, पशुओं के डेटा को, इंसानों के डेटा को और इन्वायरमेंट के डेटा को। फिर चौथी चीज आती है ट्रेस में, सीरो सर्विलियंस। मतलब हम रियल टाइम में लैब टेस्ट रिजल्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं और कहां बीमारी बढ़ रही है, कहां कंट्रोल हो गया है, रियल टाइम बेसिस पे हम ट्रैक कर सकते हैं। इस चीज को कहते हैं सीरो सर्विलियंस, जो कि पॉसिबल है इस पशुधन प्लेटफॉर्म की सहायता से। तो ये पहला पॉइंट हो गया ट्रेस। अब आता है दूसरा पॉइंट, ट्रेड। इस प्लेटफॉर्म का क्या फायदा है? पशु रजिस्टर हो रहे हैं, इसका क्या फायदा है? आर्टिकल ना ब्राजील और यूरोपियन यूनियन का एग्जाम्पल देता है, क्योंकि देखो उनका सिस्टम ना बहुत स्ट्रोंग है। अगर आप यूरोप में एक मीट का टुकड़ा खरीदते हो ना,
तो आप QR कोड स्कैन करके ये पता लगा सकते हो कि वो किस खेत का है, किस जानवर से आया है, और यही कंप्लायंस ना उस मीट के टुकड़े का दाम बढ़ा देता है, किसान को फायदा होता है। तो अब इंडिया के पास में भी ऐसा करने का सिस्टम तैयार हो रहा है। आप मार्केट से कुछ खरीदोगे, आपको पता लग जाएगा किस किसान का है, किस खेत से वो मीट का टुकड़ा आया है। सरकार ने ना 9 स्टेट्स को FMD फ्री जोन्स डिक्लेयर कर दिया है, मतलब प्लान कर रही है, अभी किया नहीं है। सरकार ये डिक्लेयर कर देगी कि इन 9 स्टेट्स में ना पशुओं को कोई फुट एंड माउथ डिजीज नहीं है। और जैसे ही ये होगा तो फिर देखो NDLM के डेटा के आधार पे ना हमें एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल कितना ज़्यादा है वो पॉसिबल हो पाएगा इस पशुधन प्लेटफॉर्म की सहायता से। इवन देखो हमारा गाय का घी हमारे पास में ना ये ग्लोबली फेमस है, लेकिन ऑथेंटिसिटी की प्रॉब्लम है। लोग विश्वास नहीं करते कि ये इंडिया की असली गाय का घी है या फिर इंडिया की असली पासमीना है। तो हमें ना जब इस पशुधन प्लेटफॉर्म की सहायता से ना हम ग्लोबली सर्टिफाइड और ट्रेसेबल पासमीना बेच सकते हैं और इससे किसान को प्रीमियम प्राइस मिलेगा। तो ये दूसरा पॉइंट है ट्रेड। अब तीसरा पॉइंट आती है फार्मर, कैसे फार्मर को फायदा होगा। ये देखो, मतलब मुझे ये पॉइंट बहुत बढ़िया लगा। पहले देखो, पशु एक फार्मर के लिए एसेट तो था, बट वो अनबैंकेबल एसेट था। पशु को गिरवी रख के किसान लोन नहीं ले पाता था। लेकिन अब ना इस प्लेटफॉर्म के बाद पशु जो एक है वो बैंकेबल एसेट बन गया है। बैंक को पता है कि ये आपका पशु है, वो पशु आधार जो नंबर है ना 12 डिजिट का, उसके बेसिस पे आपको लोन दे सकता है। ये फायदा है। किसान के मोबाइल में एक एप्लीकेशन होगी और वो अपनी गाय का पूरा हेल्थ रिकॉर्ड चेक कर सकता है, सरकारी स्कीम्स एक्सेस कर सकता है उसके बेसिस पे। और जब देखो किसान पशु बेचने जाएगा ना तो उसके पास पूरा डिजिटल रिकॉर्ड होगा, बायर उसके साथ चीटिंग नहीं कर सकता, उसे फेयर प्राइस मिलेगा। तो ये सब फायदे होंगे। लेकिन देखो यहां पे ना 2 प्रॉब्लम्स भी हैं, 2 चैलेंजेस भी हैं। पहला जो चैलेंज है वो है इंस्टीट्यूशनल। देखो सिस्टम बढ़िया है, पशुधन प्लेटफॉर्म, हर पशु को 12 डिजिट की एक आईडी देना, बट ये तभी काम करेगा जब रिकॉर्ड्स लगातार अपडेट होते रहेंगे, लगातार रिकॉर्ड्स अपडेट होते रहेंगे और ब्लैक मार्केट में चीजें ना चलें। लेकिन देखो इसके लिए हमें ये इंश्योर करना होगा, पैरावेट्स मतलब जो पूरा सिस्टम को चलाएंगे उनके पास में ना एडुकेट ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो ये सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग प्लेटफॉर्म बन जाएगा और अपडेट नहीं होगा। समझ गए। दूसरा है इंटेलेक्चुअल। देखो हम काफी समय से सुनते आए हैं डेटा इज द न्यू ऑयल, डेटा इज द न्यू ऑयल कब से सुनते आए हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना ये डेटा का समुद्र बना रहा है, लेकिन इस डेटा का एनालिसिस कौन करेगा। हमें डेटा साइंटिस्ट चाहिए, हमें एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग की जरूरत है। ये डेटा हमें ना बताना चाहिए कि पंजाब में ब्रीडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उड़ीसा में डिजीज का फोरकास्टिंग कैसा होना चाहिए, मतलब फोरकास्टिंग डिजीज हो सकता है उड़ीसा में या नहीं हो सकता। तो ये सब प्लेटफॉर्म हमें बता सकता है, लेकिन तभी बताएगा ना जब डेटा का एनालिसिस होगा। समझ गए। तो कंक्लूजन में राइटर ये बोलते हैं, देखो ये जो प्लेटफॉर्म है ना ये सिर्फ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म नहीं है, ये इकोसिस्टम है। और अगर ये सफल होता है तो हर एनिमल टैग किसान के लिए वैल्यू क्रिएशन का ना एक इंजन बन जाएगा और हम विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम ऑपरेशन फ्लड 2.0 ला सकते हैं, बहुत बढ़िया ला सकते हैं। मतलब ये क्वाइट रूरल रेवोल्यूशन होगा अगर हम इस पूरे इकोसिस्टम को अच्छे से आगे लेके जाते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। आज 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और 250 वर्ड्स में आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर देना है। जो जेनजी प्रोटेस्ट से संबंधित आर्टिकल हमने डिस्कस किया था ना उस पे है ये क्वेश्चन। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।